morning all of you. Welcome to VK classes. I am Vikram Kumar Gupta. बेटा की जैसा कि बेटा हम क्लास 10 में बायोलॉजी में हमने अब तक चैप्टर नंबर 1 का लाइफ प्रोसेस में हमने 2 सेक्शन कवर कर लिए। पहला था न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे डाइजेशन के बारे में देखा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया। एलिमेंट्री कैनाल का अलग अलग पार्ट हमने देखा, हर पार्ट में क्या आपको रिएक्शंस होते हैं, कैसे डाइजेस्ट करता है फूड, फिर कैसे वो आपको ब्लड में जाता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आपको टिश्यूज को कैसे पहुँचता है, वहाँ में टिश्यू में यूटिलाइज हो जाता है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलता है, इजेशन कैसे, ये सारे न्यूट्रिशन के चरण हमने देखे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था बेटा, आपको बता दें कि डिस्कस किया हुआ था रेस्पिरेशन। दूसरा जो सेक्शन था वो रेस्पिरेशन का था। हद तक हमने रेस्पिरेशन को देखा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में देखा हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, डिटेल में हमने समझ लिया। आज जो हम चैप्टर के अगले पड़ाव पे चल रहे हैं वो हमारा है चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन हमको पढ़ना है। और जो चैप्टर में आपको दिया है ट्रांसपोर्टेशन, बेटा लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है ट्रांसपोर्टेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम्स में, और हमने बताया कि आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो वो आपको बेसिक चीज समझ रहे हो। हम सारी चीजें बेसिक ही बता रहे हैं बेटा, क्योंकि इंटर फर्स्ट ईयर और फाइनल में जैसे आपको प्रवेश लेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में आपको बिल्कुल आपको डिस्क्राइब करेंगे और बता देंगे आपको। फिलहाल जो एनसीईआरटी की बेस है, हम एनसीईआरटी भी फोकस करते हैं। अपने एनसीईआरटी में जो जो लिखा हुआ 100% एनसीईआरटी कवर करते हैं, और हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या कहती है या फिर इस बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, उसी थॉट को हम समझते हैं, बेसिक फंडामेंटल को हम क्लियर करते हैं। क्लियर हुआ? तो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेक्शन ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट सेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का, तो हमको समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है वहन। वहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको जो फूड पार्टिकल्स या एनिमल पार्ट्स जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं बेटा, पहुंचाए जाते हैं। उसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये दोनों में होता है। प्लांट्स में हम अलग से सेक्शन में दिया हुआ, प्लांट्स का अलग से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का हम देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, इसकी बात हम जिक्र करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान रखिएगा। हम पिछले क्लास में आपकी बुक्स की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, हम पिछले क्लास में दिया है कि 9th में हम देख चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लड में क्या क्या आपको क्या होते हैं, घुलित होती है जो आपको टिश्यू तक पहुंचाता है। ये सारे लिखा हुआ, लेकिन हम फिर से आपको न्यू बेस से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी बने रहे और क्लियरली समझ में आ रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो कहते हैं कि बेटा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, जनरली क्या कह सकते हो, ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे अब तक हमने देखा कि आपको ऑक्सीजन लेते हैं, और रेस्पिरेशन में देखा हुआ था ऑक्सीजन कैसे बिलिंग होती थी जाके ब्लड में। फिर हमने देखा था ब्लड में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता था जो आरबीसी में पाया जाता था, वही ट्रांसपोर्ट। आज हम इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन सा पार्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी में जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन, जनरली हम वर्ड यूज करते हैं बेटा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ये आपको ध्यान रखना है, सर्कुलेशन वर्ड आपको होता है। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण। ठीक, परिसंचरण का अर्थ ये हुआ कि परिसंचरण क्या है, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग में जल्दी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट जाता है, लेकिन वो वापस भी आता है, एक सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट मतलब एक साइकिल बनती है। जैसे हमने बताया कि हमने कुछ खाया वगैरह है जो डाइजेस्ट किया हुआ, वो हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में आपको जाता है, वो आपको रुधिर वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं। ब्लड वेसल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका नेटवर्क बना रहता है पूरी बॉडी में।
वो आपको क्या होती है, हार्ट तक पहुंचाती है। फिर हार्ट से पंप किया जाता है, प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, फिर पूरी टिश्यूज को या फिर बॉडी के प्रत्येक आपको क्या होते हैं, सेल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। सेल्स क्या करती है, उनमें जितने भी आपको ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म रहते हैं, जो डायजेशन के द्वारा आपने लिया हुआ है या फिर जो ऑक्सीजन लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पहुंचा दिया जाता है। और प्रत्येक सेल क्या होती है, उस ब्लड से आपको न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है या फिर ऑक्सीजन को ले लेती है। उसके अलावा फिर वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ते हैं बेटा, वो ब्लड फिर कैरी करता है और फिर आपको सर्कुलेट करके ले आता है, आपको क्या कहते हैं, हार्ट तक और वहाँ तक। जनरली हमको क्या करना है, यही समझना है कि सारे पदार्थ जो होते हैं, जो हमने डाइजेशन के दौरान लिया था, जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया, जो डाइजेस्ट किया था, वो जनरली ब्लड में सारे जाते हैं। और एक ब्लड एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगे, तो ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, जिन्हें हम कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब उसी सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखेंगे विस्तार पूर्वक, हम डिटेल में हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है और कैसे आपको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जनरली हमको ये देखना है कि आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सर्कुलेशन में भाग लेते हैं, उसको कहते हैं मिलकर बनाते हैं सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम का रहता है। तो उसमें ऑर्गन हम क्या करते हैं, लेते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इनमें। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको क्या होता है, मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा पहला ब्लड। ठीक, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में ब्लड के बारे में। दूसरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, हृदय के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आपको पॉइंट आपको पढ़ना है, तीसरा जो इस चैप्टर में आपको जानना है, वो आपको दिया होगा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट वाला पॉइंट आपको पढ़ना होगा बेटा, एक और होता है चौथा, वो पढ़ेंगे हम लिम्फ के बारे में। ठीक, एक 9th का ही, सॉरी 10th का ही लड़का था, किसी ने लिंक के बारे में कभी पूछा था मुझसे बेटा, तो यहाँ पे आपको डिटेल में बता देंगे जब हम लिंक पे चलेंगे। एक एक पॉइंट करके हम पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि है क्या चीजें आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहला ऑर्गन, ये तीनों ऑर्गन आपको क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और सर्कुलेशन में भाग लेते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट में भाग लेते हैं और सारे अपने 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम देखते हैं पहले ब्लड के बारे में। ब्लड है क्या, ये क्या आपको क्या होता है या फिर कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम देखते हैं। देखिएगा, ब्लड जो होता है जनरली ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड आपको है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर सारे एनिमल्स में ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो हम ह्यूमन बींग का पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बींग के ही बारे में जिक्र करें। तो ब्लड क्या होता है, जनरली हम देखते हैं ब्लड को अगर देखा जाए तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लड आपका एक प्रकार की टिश्यू होती है। तो टिश्यूज में हम ब्लड का 9th में पढ़े हुए थे, जो एनसीईआरटी लिखा था, इसीलिए ब्लड क्या लिखा हुआ था, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसे कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, आज एक कनेक्टिव, ये जनरली कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है ब्लड। और ये क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव, फ्लूइड क्यों लगाया हुआ, संयोजी तरल संयोजी तक इसलिए कहा गया क्योंकि ये बेटा आपको क्या होता है, कनेक्ट करवाता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में। तो इसलिए, और फ्लूइड होता है, ये तरल माध्यम में होता है, ये फ्लो करता है हमारी बॉडी में रेगुलरली, तो इसलिए हम कहते हैं उसको क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं, ब्लड इतना इंपॉर्टेंट कंटेक्ट होता है कि जनरली इसके क्या होते हैं, दो पार्ट आपको बांट देते हैं। ब्लड के हम दो पार्ट्स आपको डिवाइड करते हैं, यहाँ से आपको डिवाइड कर लीजिएगा, ध्यान से रखिएगा। ब्लड के हम दो पार्ट आपको डिवाइड करते हैं बेटा। पहला जो पार्ट होता है, जो ब्लड का जो पहला पार्ट होता है, उसको हम जनरली बोलते हैं प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर हुआ। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड कार्सेल, ब्लड कार्सेल्स। ठीक, ब्लड कार्सेल्स होते हैं और दूसरा, सॉरी पहला आपको प्लाज्मा एंड दूसरा ब्लड कार्सेल। अब कहोगे सर इसको हम कैसे डिफाइन करें, कौन सा पार्ट ब्लड प्लाज्मा होगा और कौन सा आपको कार्सेल्स है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको देखा हुआ कभी भी किसी का ब्लड आपको इकट्ठा कर लो किसी बर्तन में, आप जब इकट्ठा करोगे तो बेटा आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा आपको देख लो, इंपॉर्टेंट से लिखता हूँ, थोड़ा सा देख लो कि ये ब्लड भरा हुआ है सारा का सारा। ये हम थोड़ा सा कलर
गाढ़ा कर लेते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट यहाँ तक भरा हुआ था, ये पूरा कुछ समय के बाद ये क्या होता है बेटा, क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। लेकिन उसका कुछ पार्ट आपको ऊपरी का हिस्सा जो होता है वो जमता नहीं है, फ्लूइड लाइक बचा रहता है। और देन वही जो फ्लूइड लाइक बचा रहता है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मा। ठीक है। और जो ये जम जाते हैं वो होती है ब्लड कार्पसेल्स होती है। ठीक, वो क्या होती है, ब्लड कार्पसेल्स होती है। ब्लड कार्पसेल्स होती है। तो जनरली हमको ये समझ में आया कि ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड कार्पसेल्स। क्लियर हो गया कि जो बिल्कुल क्लॉट कर जाता है वो ब्लड कार्पसेल्स होती है। जो आपको जमा नहीं रहता, कुछ अंश पड़ा रहता है, वो लिक्विड नुमा होता है, येलोइश कलर का दिखता है, येलो कलर का, हल्का येलोइश कलर का दिखता है, स्लाइटली येलोइश कलर का, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब देन क्या करते हैं, प्लाज्मा क्या पार्ट होता है, प्लाज्मा में सारे के सारे प्रोडक्ट जो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक मटेरियल हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स इनटू द प्लाज्मा। प्लाज्मा में सारे क्या होते हैं, घुले होते हैं, घुलनशील मात्रा में होते हैं। प्लाज्मा में ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा का जो होता है 92% भाग जो होता है वो वाटर बनाता है। ध्यान रखिएगा, 92% भाग जो होता है प्लाज्मा का, 92% पार्ट आपको क्या होता है, वाटर बनाता है। और 10% आपको 90 से 8 से 10% आपको क्या होता है, ये 90 से 92 लिख लो, 90 से 92, और 10 से 8%, ठीक, आपको 8 से 10% आपको पार्ट जो बनाता है वो होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब ध्यान से सुनेगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कंडीशन ये रहा कि ऑर्गेनिक में बहुत सारे आपको ले सकते हो बेटा, जितने भी फूड हमने खाए हैं वो सब आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। जैसे आपको ग्लूकोज हुआ जो हमने डाइजेस्ट किया होता, अमीनो एसिड हो गई, फिर उसके बाद हमने फैटी एसिड लिया था, ग्लिसरॉल लिया था, ये सारे कहाँ पे जाके मिलते हैं, जब एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई द्वारा। याद है ना, विलाई पढ़ाया था, स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, वहां पे ब्लड वेसल्स का जाल बिछा रहता है और एब्जॉर्ब होकर उसी ब्लड में चला जाता है। तो सोचो कि सारे के सारे जो आपको पाए जाते हैं, जो ब्लड क्या कहते हैं कि कंटेंट पाए जाते हैं जो फूड के द्वारा हमने लिया हुआ है या फिर वाटर एब्जॉर्ब किया, सारा का सारा ब्लड में ही क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है। और कौन से पार्ट में जाता है, तो आप बताओगे किसमें, प्लाज्मा वाले पार्ट में जाता है। प्लाज्मा में ही सारे क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं और उसके द्वारा वो ट्रांसपोर्ट होकर जाता है। ठीक है, तो अब कंडीशन सपोज प्लाज्मा के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये रहा आपको प्लाज्मा का। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, बहुत सारे आयरन्स आपको पाए जाते हैं, जैसे आपको क्या होते हैं, आयरन हुआ, मैग्नीशियम आयरन होते हैं, ये भी आपको क्या होते हैं, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस घुले रहते हैं जो कि आपको ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो क्लियर हुआ, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इतने परसेंट ही पाए जाते हैं जो आपको प्लाज्मा में क्या होता है, घुले रहते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड के वजह से। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको देखना है कि ब्लड कार्पसेल्स क्या होती है। ब्लड कार्पसेल्स जो होती है बेटा, वो एनसीईआरटी में आपको डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे आपको क्लियरली कर देते हैं, पूरा डिटेल में लिखेंगे, डिटेल पढ़ेंगे हम। अब आपको क्या करना है, इस ब्लड कार्पसेल्स का देखना है कि ब्लड कार्पसेल्स को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्लड कार्पसेल्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है बेटा, पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपको क्या होता है, प्लेटलेट्स होती है। इनके बारे में आपको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है और प्लेटलेट्स क्या होती है। तो इन सारे का डिस्कशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं। जनरली क्या होती है, आरबीसी में हम देखते हैं। आरबीसी क्या होती है, जिसको हम पूरा नाम कहते हैं, जिसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स के नाम से जाना जाता है। और इसी आरबीसी का दूसरा नाम भी एक होता है बेटा, उसका नाम दूसरा आपको याद रखिएगा। इसी आरबीसी को जो हम कहते हैं, आपको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, सॉरी इरिथ्रोसाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोसाइट का सेकंड नाम आपको पता रहे कि आरबीसी को ही हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्लियर हुआ।
इरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? आरबीसी का जनरली जो हमारे ब्लड में एक सेल्स पाई जाती है और ये आपको स्फेरिकल होती है, सर्कुलर होती है और बीच में कॉन्केव होती है, अर्थात बीच में दबी होती है। जैसे जनरली आपको इस तरह का बना दिया जाता है सर्कुलर, इस बीच में आपको दबा दिया जाता है, ऐसे बना होता है। और आरबीसी में ध्यान रखना होगा, जो लेक्चर के दौरान बता रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बियॉन्ड भी हम बता रहे हैं आपको समझने के पॉइंट आते हैं। वो बताया कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? रेड ब्लड को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट कहा जाता है आरबीसी को। आरबीसी जो होती है वो इसका शेप जो होता है वो आपको सर्कुलर होता है, कॉन्केव होता है, बीच में दबा हुआ होता है। जैसे आप सपोज दैट करो एक रोटी बनाते हो, उसको गोल करते हो ना, गोल करके फिर बीच में थोड़ा सा दबा दो तो ऊपर का उभरा उभरा, बीच में दबा हुआ, एग्जैक्ट उसी से। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी न्यूक्लियस इसमें आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको एक पॉइंट आपको बता दें, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट। आपको न्यूक्लियस ऑप्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट कर। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? इसमें नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। क्लियर हुआ? पहली पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस शेप हमने देखा कॉन्केव होता है, बीच में दबा होता है। फिर आपको कंडीशन क्या रखनी है? बीच में दबा हुआ, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इनमें क्या होता है? आपको पिगमेंट पाया जाता है, आयरन पिगमेंट होता है, लौह युक्त प्रोटीन होती है, आयरन युक्त प्रोटीन पाई जाती है, आयरन पिगमेंटेड प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या बेटा? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पाया जाता है? आपको आरबीसी में ही क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन जो होता है, ध्यान से सुनिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही हीमोग्लोबिन जो होता है वो बेटा आपको क्या होता है? जिसकी वजह से आपका ब्लड जो होता है, या हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही क्या होता है? ब्लड कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का। क्लियर है? रेड कलर हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट कारण। हीमोग्लोबिन कहाँ पे पिगमेंट पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। शेप कैसा होता है? कॉन्केव होता है, सर्कुलर होती है, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। और इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो होती है बेटा, मतलब ये कितने दिन तक जीवित रहती है तो वो भी याद रखिएगा। इनकी लाइफ स्पेन जो होती है, लाइफ स्पेन जो होती है वो 120 डेज की, ठीक। कितने डेज की होती है? 120 डेज की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 120 120 दिन की क्या होती है? इसकी लाइफ स्पेन होती है। तो क्लियर है कि आरबीसी का। अब इसका फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। आरबीसी का फंक्शन ये होता है कि आरबीसी जो होती है वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट में भाग लेती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको ऑक्सीजन हम लेते हैं बेटा लंग्स में जैसे पहुंचती है, तो वहां पे हमने बताया था ना पिछले लेक्चर्स में, आपको एल्वोली होती है, ठीक है। लंग्स में आपको इस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लास्ट में सिरा बना था ना, इस तरह का एल्वोली होती है बेटा। यहाँ पे आपको अटैच होता है, ये ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ये ब्लड वेसल। और इनमें क्या होता है? पूरा ब्लड वेसल्स का जाल बिछा रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखो इसमें। और यहीं से आपको क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन मान लीजिए ये गई, ये ट्रांसपोर्ट होके बेटा इसमें चल जाती है, इसके ब्लड में। सपोज है ये आपको कहीं बना रहा होगा, आपको ध्यान से देख लीजिए। तो ये ट्रांसपोर्ट होके उसमें चला गया आपको ब्लड वेसल्स में। जैसे ही ब्लड में जाता है तो जो ब्लड वेसल्स आरबीसी होती है वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैप्चर करता है या फिर रिएक्शन करता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके कहां पे बाइंड करता है? लंग्स के पास। ये कहां पे हमने बताया था आपको बेटा? लंग्स के पास। तो लंग्स के पास क्या होता है? ये ऑक्सीजन से क्या होती है? कैरी करता है आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन होता है बाइंड करके आपको फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब होगा ये ट्रांसपोर्ट करके आपको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है बेटा? तो आपको ध्यान रखिएगा कहाँ बनता है? लंग्स में बनता है, लंग्स में बनता है। और लंग्स के द्वारा आप ट्रांसपोर्ट करके कहां पे ले जाएगा? आपको सेल तक जैसे ही पहुंचा, यहाँ पे लिख लो, सेल तक जैसे ही पहुंचा तो ये डिवाइड हो जाएगा आपको Hb, मतलब Hb मतलब हीमोग्लोबिन और प्लस आपको O2, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। और यही ऑक्सीजन क्या होती है? इस सेल के अंदर चली जाती है। आगे ना क्लियर समझ लो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ये हीमोग्लोबिन ही बाइंड की उससे, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके आपको कहाँ पे ले जा रही है? आपको टिश्यूज के पास, सेल के पास ले जाओ। फिर उसके बाद इस सेल क्या करती है बेटा? आपको पता है कि सेल जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्रेशन, यहाँ से इसके मैकेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ये फिर इससे बाइंड करेगी तो बनाएगा क्या? आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करके बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे आएगा बेटा? लंग्स पे आएगा, और लंग्स में फिर वही Hb अलग हो जाएगा और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम नसल कैविटी से इन्वायरमेंट में बाहर निकाल। तो इस तरह से फंक्शन करती है, रोल प्ले करती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी आरबीसी आपको क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर हुआ? अगली पॉइंट देखते हैं डब्ल्यूबीसी का आपका फंक्शन। डब्ल्यूबीसी को हम डिटेल में देखते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स का आपका एंजाइम अलग से दिया हुआ, उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो ये पॉइंट आपको सॉरी आप इतना ही याद रखो। आज का लेक्चर हम बहुत बड़ा नहीं करते, छोटा सा आपको आज चैप्टर है, बहुत ज्यादा हम लेना नहीं चाहते। तो आपको याद रहे, आपको आज का जो लेक्चर हमने बताया कि आपको ब्लड के बारे में बताया बेटा, ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, पार्ट कितने होते हैं? 2 प्लाज्मा और ब्लड। प्लाज्मा में आपको 90 से 92% वाटर रहता है, 8 से 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं, सारे हमने बताए। फिर उसके बाद आरबीसी होता है, और सारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सब इसी में घुले रहते हैं बेटा, वो ट्रांसपोर्ट। सिर्फ आपको आरबीसी एक मात्र है जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसका फंक्शन आपको आप आरबीसी को हमने बता दिया। इसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और इसके पास इसका स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्केव होता है, स्फेरिकल और कॉन्केव होता है, बीच में दबा होता है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट बना रहता है जो आयरन युक्त होता है। लौह युक्त प्रोटीन पाई जाती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से है आपको क्या होता है? रेड आपको कलर दिखाई देता है ब्लड का। हीमोग्लोबिन की वजह क्या होती है? हीमोग्लोबिन भाग लेता है, पिगमेंट होता है किसको? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उससे रिएक्शन करता है। और हमने बताया उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 120 डेज के। और उसका दूसरा नाम होता है क्या? इरेथ्रोसाइट। बहुत ज्यादा नहीं लेक्चर में रहेगा, आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट टाइम पे हम आपको डिस्कस करेंगे किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी हम पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, उसके फंक्शंस हम देखेंगे, सेट देखेंगे उसके थोड़े से, और सारे उसके फंक्शन बता देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बियॉन्ड हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको समझने के लिए इतना था, क्योंकि साइड वाली बुक में कहीं अलग अलग साइड के लोग तो उसमें दिया रहेगा, तो इसलिए हम वो बेसमेंट आपको फंडामेंटल चीजें समझ, कुछ आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ जिसको हटकर आपको जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते रहिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।